नमस्कार श्रोताओं। आज सुरता साहित्य की धरोहर का यह क्षण न तो साधारण है, न ही सहज। आज साहित्य क्षितिज पर एक गहरा मौन पसरा है। हिंदी साहित्य के अद्भुत, अनोखे और अतिशय विनम्र रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं रहे। 23 दिसंबर 2025 यह तिथि साहित्य के इतिहास में एक रिक्ति बनकर दर्ज हो गई। विनोद कुमार शुक्ल, जिनकी भाषा में कोई शोर नहीं था, जिनकी रचनाओं में कोई दिखावा नहीं था, लेकिन जिनके शब्द सीधे मनुष्य की आत्मा से संवाद करते थे। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी कृतियां यह सिद्ध करती हैं कि साधारण जीवन के भीतर भी असाधारण दर्शन छिपा होता है। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जैसे सम्मानों से विभूषित होकर भी वे जीवन भर सादगी, मौन और मानवीय करुणा के सच्चे प्रतिनिधि बने रहे। आज का यह प्रसारण किसी लेखक का शोक नहीं, बल्कि एक संवेदनशील युग को नमन है। आइए शब्दों के इस मौन दीपक के सामने हम सब श्रद्धा से नतमस्तक हों। हिंदी साहित्य के आकाश में कल एक शांत, उजली और बहुत ही मानवीय रोशनी बुझ गई। छत्तीसगढ़ के गौरव प्रसिद्ध कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल का कल 23 दिसंबर 2025 को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। जी। आज हम यहाँ किसी के जाने का शोक मनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम उस दृष्टि को समझने की कोशिश करेंगे जिसने साधारण से जीवन में असाधारण कविता खोजी। बिल्कुल। हमारे पास सुरता साहित्य की धरोहर वेबसाइट से 2 लेख हैं। एक उनके साहित्यिक योगदान का एक अवलोकन है और दूसरा एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक आत्मीय स्मरण है। हाँ, दोनों अलग अलग नजरिए से लिखे गए हैं। हाँ, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल की जो खामोश उपस्थिति थी वो इतनी गहरी क्यों थी और अब उनकी अनुपस्थिति एक खालीपन क्यों छोड़ जाती है। सही सवाल है। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है उनका व्यक्तित्व। वे शोर करने वाले साहित्यकार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। एक लेख में एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि उनकी उपस्थिति शोर नहीं करती, पर उनकी अनुपस्थिति गहरी खामोशी छोड़ जाती है। क्या बात है, ये पंक्ति ही सब कुछ कह देती है ना? हाँ, मतलब 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे उन्होंने आजीविका के लिए कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाया। लेकिन जैसा कि दूसरा लेख लिखने वाले डुमन लाल ध्रुव याद करते हैं, वो कभी प्रोफेसर नहीं लगे। उनमें वो अकादमिक रुआब था ही नहीं। अच्छा। वो हमेशा एक सहयात्री, एक दोस्त जैसे रहे, और ये उनकी सादगी थी, यही उनके लेखन की आत्मा भी थी। और ये बात उनके अंतिम संस्कार के दृश्य में भी झलकती है। जी। लेख में जिक्र है कि मुख्यमंत्री ने खुद उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। ये सिर्फ एक राजकीय सम्मान नहीं लगता? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक ऐसे साहित्यकार के प्रति समाज की गहरी श्रद्धा का प्रतीक था जो हमेशा मंच और शोर से दूर रहा। अब उनके लेखन पर आते हैं, जहां असल जादू है। एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जादुई यथार्थ। हाँ, जादुई यथार्थ। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। यहाँ इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि वो रोजमर्रा की चीजों को, जैसे नौकरी, एक कमरा, खिड़की, घास या 2 लोगों के बीच की चुप्पी, बिल्कुल साधारण चीजें। हाँ, बिल्कुल साधारण, वो उन्हें ऐसे देखते थे कि वे अचानक गहरे दार्शनिक अर्थों से भर जाती थीं। अच्छा। उनका लेखन, जैसा कि लेख में कहा गया है, फुसफुसाकर मनुष्य के भीतर उतरता है। फुसफुसाकर? हाँ, वो चीखता नहीं है। यस। ये उनकी भाषा की बनावट और उनकी संवेदनात्मक गहराई थी जिसने उन्हें हिंदी साहित्य में सबसे अलग खड़ा किया। मतलब वे हमें दुनिया वही दिखाते थे जो हम रोज देखते हैं, लेकिन एक ऐसे नजरिए से कि वो असाधारण लगने लगती है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। 1971 में उनका पहला कविता संग्रह आया, लगभग जय हिंद। जी। फिर आया वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह।
इतना लंबा शीर्षक। हाँ, ये शीर्षक ही अपने आप में उनकी मौलिकता दिखाता है। एक पूरा बिंब है इस शीर्षक में। सही बात है। और फिर उपन्यासों में नौकर की कमीज जो 1979 में आया, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। इन दोनों ने तो हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा ही दे दी। नौकर की कमीज, इस पे तो फिल्म भी बनी थी, है ना? हाँ, और क्या फिल्म थी। निर्देशक मणि कौल ने बनाई थी। वो समानांतर सिनेमा की एक धरोहर मानी जाती है। इससे पता चलता है कि उनका साहित्य सिर्फ शब्दों तक नहीं था, वो एक दृश्य बन जाता था, एक अनुभव बन जाता था। और सम्मानों की सूची तो बहुत ही लंबी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी, जो सबसे बड़ा सम्मान है। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प है 2023 का पैन नाबुकोव पुरस्कार। ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। और यही उनकी संवेदना की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। मतलब ये कि उनकी रचनाओं का इतालवी, जर्मन जैसी भाषाओं में अनुवाद हुआ। वो लिखते तो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे के लोगों के बारे में थे, लेकिन उनकी भावनाएं, उनका अकेलापन, उनकी उम्मीदें वो पूरी दुनिया से जुड़ती थीं। वे स्थानीय होकर ही वैश्विक थे। अब दूसरे लेख पर आते हैं, जिसमें लेखक डुमन लाल ध्रुव का एक बहुत ही मार्मिक संस्मरण है। हाँ, वो बहुत ही छू लेने वाला हिस्सा है। ये उनके साहित्यिक कद से परे उनके मानवीय पक्ष को दिखाता है। बिल्कुल, और वो घटना उनके व्यक्तित्व का सार है। ध्रुव जी बताते हैं कि जब विनोद जी एक पुस्तक विमोचन के लिए धमतरी आए तो सबसे पहले उनके घर पहुंचे। कार्यक्रम की जगह पर नहीं, सीधे उनके घर। वहां उन्होंने लेखक के स्वर्गीय बेटे युगांतर के साथ समय बिताया, हंसे बोले और बच्चों जैसी कहानियां सुनाई। अरे वाह! आप सोचिए, एक ज्ञानपीठ विजेता लेखक है, लेकिन वो किसी बड़े लेखक के अहंकार में नहीं, बल्कि एक सहज इंसान की तरह सबसे मिलता था। यह दिखाता है कि उनके लिए साहित्य से बड़ा मनुष्य से मनुष्य का संबंध था। बिल्कुल, यही आत्मीयता उनके साहित्य को भी तो खास बनाती है। तो इन लेखों से ये एकदम साफ हो जाता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जाना सिर्फ एक लेखक का जाना नहीं है। नहीं, ये उस दृष्टि का अवसान है जो सादगी में सौंदर्य देखती थी। उनका पूरा साहित्य एक ही बात सिखाता है कि बड़ी बात कहने के लिए बड़े शब्द नहीं, गहरी संवेदना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। और जैसा कि एक लेख के अंत में कहा गया है, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनकी कविता में हवा है, कहानियों में खिड़की है और स्मृतियों में एक ऐसा कमरा जो हमेशा खुला रहेगा। उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में मुझे लगता है उनका साहित्य अब और ज्यादा मुखर होकर सुनाई देगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर जब शोर थम जाता है तभी फुसफुसाहट साफ सुनाई देती है। सही बात है। अंत में ये सब एक विचार छोड़ जाता है। क्या? आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर कोई अपनी आवाज को सबसे ऊंचा करना चाहता है, क्या हम विनोद कुमार शुक्ल की तरह धीरे से फुसफुसाकर अपनी सबसे गहरी बात कहने की कला को फिर से खोज सकते हैं? एक बहुत जरूरी सवाल है यह। क्या हम अपने आसपास की साधारण चीजों में छिपे उस जादू को देखने के लिए एक पल रुक सकते हैं? श्रोताओं, विनोद कुमार शुक्ल का जाना सिर्फ एक साहित्यकार का जाना नहीं है, यह उस भाषा का जाना है जो बिना ऊंचे स्वर के बहुत गहरी बात कह जाती थी। वे हमें सिखा गए कि महानता दिखाई देने में नहीं, महसूस होने में होती है। उनका साहित्य किसी मंच पर खड़ा होकर घोषणा नहीं करता, बल्कि जीवन के कोनों में बैठकर धीरे से हाथ थाम लेता है। आज साहित्य जगत में एक ऐसा शून्य है जिसे कोई भर नहीं सकता, लेकिन उनके शब्द हमें बार बार यह याद दिलाते रहेंगे कि मनुष्य होना ही सबसे बड़ा साहित्य है। सुरता साहित्य की धरोहर इस मौन को श्रद्धा में बदलते हुए विनोद कुमार शुक्ल को अपना नमन अर्पित करती है। आप जहां भी हों, आपके शब्द हमारे बीच जीवित रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि।